जय हिंद दोस्तों, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का पुनः करियर बुक चैनल पर सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो अभी 2 दिन का एग्जाम हो चुका है, 28 दिसंबर और 29 दिसंबर का। तो उसके पेपर के अकॉर्डिंग अभी तक जो भी फीडबैक आया बच्चों के द्वारा, वो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा ही है। मीन्स अगर एक छोटा सा बात में कहे तो उसको एक कोरोना वाला हाल है कि बस अपना रूप और रंग बदल के बार बार वो आपके सामने आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, तो हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट जो सूत्र है या कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 8 अंकों की बात कर रहा है, संख्या दिया हुआ है ना। अब कह रहा है वो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। अगर 8 अंकों की संख्या जिस तरह से दिया हुआ है उसमें से वो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है, तो ए के स्थान पर क्या अंक आएगा। देखिए ए में आपका इसमें अंक में यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या अंक आएगा इसके बारे में जानना हमको बताना है। देखिए तो वो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से 11 का विभाजता का नियम जानना चाह रहा है। तो ठीक है, तो जब भी इस तरह का 11 से विभाज्य होने वाली संख्या के बारे में अगर बात करें तो आपको करना कुछ नहीं है। पहला पकड़िए, चाहे आप लेफ्ट से या राइट से, पहला अंक को पकड़िए। ठीक, फिर एक छोड़ के एक जोड़ते जाइए। देखिए पहला है 2, दूसरा हो गया 7, तो 7 दूनी 9, फिर ये 3, 12 हो गया और 12 9 21 होगा। तो 21 को आप लिख लीजिए। ठीक, अब इसमें से घटा देना है जो बचा हुआ है। देखिए बचा हुआ आपका यहाँ पे हो गया है 6 और 1 है। ठीक, तो और 2, तो 6 2 8 और प्लस 8 हो गया, तो हो गया आपका 16 हो गया। और ए यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 16 हो गया। ठीक, अब दोनों को घटाने के बाद वो 11 से तभी वो पूरा तरह से भाग लग जाएगा जब या तो वो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का गुणज होना चाहिए। मीन्स 11 11 दूना 22 33, इस तरह से अगर हो तो समझ जाएंगे वो जो भी संख्या है वो मेरा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ए को हम फाइंड वैल्यू कर लेते हैं, ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। सपोज हम 0 रखें तो देखिए 21 में से 16 घटेगा, देखिए 5 हो जाएगा। तो मीन्स कहीं ना कहीं वैल्यू ए की वैल्यू आ जाएगी आपका 5 आ जाएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। ये तो हो गया 11 से, लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दे और कहे कि अगर आपको 2 से भी रिलेटेड विभाजता के पूछ लेगा, 3 से रिलेटेड पूछ लेगा या 6 से 9 से कोई भी संख्या के बारे में अगर पूछ लेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं उसके बारे में, जो विभाजता का 2 का 3 का 4 का, इस तरह से हम लोग विभाजता का हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 के विभाजता के बारे में जानेंगे। देखिए 2 का विभाजता का नियम इस प्रकार है, जब संख्या के अंत में मान लीजिए कोई एक संख्या दी हुई है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे ये 3 अंकों की संख्या दी हुई है। तो अगर संख्या के अंत में अगर आपका जैसे ये संख्या का अंत मतलब ये इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, अगर ये सारा अंक रहे तो समझ जाएगा वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ये तो बात हो गई 2 के विभाजता का नियम। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 के विभाजता का नियम। ठीक ना, तो देखिए 3 का विभाजता का नियम इस प्रकार है, अगर कोई संख्या दी हुई, जैसे यहाँ पे ये संख्या दी हुई है 3 अंकों का, ठीक ना, तो अगर इसके अंकों का योग, जैसे इसमें अंक हो जाएगा ये डब्बा प्लस ये डब्बा, जितना भी अंक है उतना का आप सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो भी अंक आएगा, ठीक ना, उसको आप डिवाइड कीजिए 3 से। अगर वो पूरा पूरा कट जा रहा है, ध्यान रखिएगा वो पूरा कटना चाहिएगा। अगर वो पूरा पूरा कट गया तो समझ जाएंगे वो संख्या जो है, जो भी संख्या, ये जो संख्या है ये संख्या मेरा 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 3 का विभाजता का नियम। ओके, अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड और कुछ विभाजता का नियम का। तो चलिए हम सब आप जानते हैं 6 का विभाजता का नियम। 6 का विभाजता का नियम इस प्रकार है, कोई भी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और अगर वो 3 से भी विभाजित हो, मीन्स 2 और 3 दोनों की विभाजता का नियम का वो अगर फॉलो कर रहा है तो वो संख्या जो होगा वो संख्या आपको 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर से हम इस बात को रिपीट करेंगे, अगर 6 के विभाजता का नियम अगर आपको कभी क्वेश्चन में 6 से विभाजता का नियम से रिलेटेड अगर पूछ दिया
तो सिंपली है वो 2 से भी विभाजित होना चाहिए और वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो अगर 2 और 3 दोनों से हो जाएगा तो वो 6 से पूर्णतः आपको विभाजित हो जाएगा। अब एक बात कर लेते हैं यहाँ पे हम 9 से। 9 का विभाज्यता का नियम, देखिए 9 का विभाज्यता का नियम 3 के विभाज्यता का नियम जैसा ही है। फर्क सिर्फ ये है कि जैसे संख्या का योग जो है वो संख्या का योग करने के बाद आप इसमें करते थे, आप 3 से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे 9 का विभाज्यता का नियम है, इसलिए आप इसमें 9 से अगर डिवाइड कीजिएगा मीन्स 9 से भागा दीजिएगा तो पूरी संख्या जो है अगर वो पूरा कट गया तो समझ जाइएगा कि जो संख्या है वो आपका 9 से विभाजित होगा। ठीक, इसमें अंकों का योग, जैसे यहाँ पे 3 में संख्या के अंकों का योग था तो ठीक उसी तरह से उसके अंकों का योग करने पे और उसके बाद उसको 9 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो अगर वो पूरा पूरा कट गया तो समझ जाएंगे हम वो 9 से विभाज्य हो गया। तो हम लोग अभी तक जाने 2, 3, 6, 9 के बारे में जाने हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 का विभाज्यता का नियम। ठीक ना, देखिए 4 का विभाज्यता का नियम इस प्रकार है कि जो कोई संख्या दी हुई है आपको, मान लीजिए यहाँ पे 3 अंकों की संख्या आपको दी हुई है, तो 4 के विभाज्यता का नियम के लिए देखिए हमको इकाई और दहाई 2 अंक हम लेंगे। ठीक, तो 2 अंक पे या तो 2 जीरो हो, मतलब इकाई और दहाई पर या तो 2 जीरो हो, या जो अंक है इकाई और दहाई पे, जैसे ये इकाई और दहाई है तो इकाई और दहाई के अंक को देखिए आप उसको डिवाइड कीजिए का 4 से। अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, भाग लग गया पूरा, तो समझ जाइएगा आप वो जो 4 से पूरा संख्या जो है, ये पूरी संख्या जो 4 से विभाजित हो गई। ठीक ना, तो ठीक इसी से मिलता जुलता है आपका 8 का। वो इस प्रकार है कि संख्या अगर आपको दी हुई है, इसे यहाँ पे संख्या दी हुई है 4 अंकों की, सपोज डेट आपके पास दी हुई है, तो इसमें जिस तरह से 2 पकड़े थे, 2 अंक इकाई और दहाई, तो इसमें पकड़ना है इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 पकड़ना है। तो 3 पकड़ना है और 3 में इस प्रकार अगर हो, अगर इस प्रकार कंडीशन हो, या तो 3 जीरो हो या नहीं तो जो संख्या है, जो तीनों का संख्या है, जैसे यहाँ पे 3 अंक का होगा लास्ट में, क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा की बात करेंगे तो ये तीनों संख्या जो भी होगा, अगर इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा, अगर वो पूरा पूरा लग गया तो समझ जाइएगा कि जो वो 8 से ये पूरी संख्या, ये पूरी संख्या जो है ये 8 से मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं 5 और 10 का। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम है, जो इकाई स्थान पे कोई भी संख्या अगर दी हुई है, इसके इकाई स्थान पे, ये आ गया इकाई, तो इकाई स्थान पे आपका या तो 0 रहे या 5 रहे। अगर 0 या 5 रहे तो आप समझ जाइएगा वो हम 5 से उसको अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, अब समझ लेते हैं 10 का भी। तो 10 देखिए 10 का है कि जो इकाई स्थान पे मीन्स ये स्थान जो इकाई स्थान है, इस पे अगर 0 रहे, कम से कम अगर एक 0 रहे इकाई स्थान पे, तो हम समझ जाएंगे वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। तो अभी तक हमने जाना है 2, 3, 6, 9, 4, 8। देखिए एक 7 बच गया, तो चलिए हम 7 को भी एक बार समझ ही लेते हैं। तो 7 को देखिए समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो देखिए अगर मान लीजिए तो 2, 4, 2, 9 है। अब आपसे पूछा है कि क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है, तो हम इसको समझते हैं कैसे। देखिए अब जो संख्या है इकाई स्थान पे, देखिए इकाई स्थान पे दिया हुआ है आपका 9 और बाकी है 242। तो ठीक 242 आप लिख लीजिए। जो इकाई स्थान पे दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया, उसको गुना कर दीजिए 2 से, मतलब उसको दूना कर दीजिए, तो हो गया 18। और बाकी जो बचे हुए संख्या जैसे 2, 4, 2 है, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो जो संख्या आएगी, अगर वो संख्या 7 से डिवाइड हो गई तो समझेंगे हम पूरी संख्या जो है, जैसे 2, 4, 2, 9, वो हम समझ जाएंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें से घटाते हैं। यहाँ पे 12 में से 8 गया, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया आपका 2, तो ये बच गया 224 हो गया। अगर अब इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए कट जाएगा, 7 से या 21 और 7 दूना 14, देखिए 12 टाइम में ये पूरा पूरा कट गया। तो ये पूरी संख्या जैसे 2, 4, 2, 9, पूरी संख्या जो है आपको 7 से डिवाइड हो जाएगा, वो भी पूरा पूरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पैटर्न बेसिस पे है। ठीक, ये रीजनिंग टाइप का कुछ क्वेश्चन अभी भी आपके इस बार भी अभी जो सीटेट का एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा भी जा रहा है, तो चलिए उसको समझते हैं। देखिए जब भी इस तरह का सवाल है तो कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक, तो उस पैटर्न को अगर आप समझ जाइएगा तो सवाल बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं और बहुत कम समय में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है 1,
दूसरा है 4, तीसरा है 9, ठीक, चौथा में आपका डैश डैश है और पांचवा में है 25। तो जब इसको 1, 4, 9 और 25 देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर है आना चाहिए, वो है क्या जो कहीं स्क्वायर तो नहीं है। हाँ है, देखिए 1 का स्क्वायर है मतलब वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ठीक, ये देखिए 5 का वर्ग है। तो आपको इससे लग रहा है कि जी यहाँ जो भी खाली जगह है वहां पे 4 का वर्ग होना चाहिए, तो 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16। बात सही है, 16 हो गया, ठीक। चलिए ऑप्शन में देखते हैं आप, तो ये देखिए ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, फिर भी बात नहीं बन रही है, तो चले अगला पैटर्न को देखते हैं। देखिए अब देखिए आगे है जेड, उसके बाद है आपका वाई, फिर उसके बाद है एक्स, उसके बाद देखिए खाली जगह है भरना है मुझे, उसके बाद है आपका है भी। तो जब इसको गौर से देखिएगा तो देखिए उल्टा एबीसीडी लिखा हुआ है, मीन्स जेड, जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, तो एक्स के पहले हम सभी जानते हैं जो एक्स के पहले होता है डब्लू, ये हो गया डब्लू, 2 टर्म मिल गया। देखिए किसी में डब्लू है, हाँ है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये डब्लू है तो ये पहले ही खत्म हो गया है। तो ठीक, अब और भी आपके संतुष्टि के लिए हम आगे पूरा पूरा बना देते हैं, आपको 64 जैसे दिया हुआ है, देखिए 1 है तो 1 का क्यूब हो गया, 8 है तो 2 का क्यूब मतलब घन हो गया, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का क्यूब, तो मतलब 4 का क्यूब हो जाएगा 64 ही। तो देखिए पूरा पैटर्न फॉलो किया है और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इसी टाइप का और भी जो आपको क्वेश्चन होगा बहुत सारा इंपॉर्टेंट, और साथ साथ में हम संभावित प्रश्न भी कराएंगे। आगे जिस तरह से स्टेट भी आने वाला है, केवीएस भी आने वाला है, तो आपको इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन, कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला सवाल को समझते हैं। कह रहा है घन एक ऐसी 3D आकृति है, ठीक ना, जिसकी सभी सतह, मतलब सतह को दूसरे नाम से फलक भी कहते हैं, एक जैसे है। वो घन के बारे में बात कर रहा है, जो घन की सभी सतह या फल के एक जैसी है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस आकृतियों को इस समूह में रखा जा सकता है। मतलब जो आपके पास ऑप्शन दिया है, जैसे दिया है घनाभ, त्रिभुजाकार प्रिज्म, चतुष्फलक या शंकु, ये ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन सही है जो कि घन की ही तरह, जिसकी सभी फल के समान है। तो देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आपको वहां पे पूछ सकता है सीटेट, वो क्या क्या पूछेगा अभी हम लोग सब जान जाएंगे। देखिए देखिए घन का कह रहा है सभी फलक क्या होता है, समान होता है, बात बिल्कुल सही है। देखिए ये घन है, घन का फलक, ये फलक है, ये भी फलक है, ये सारा फलक एक ही जैसा होगा। अगर इसमें से फलक की संख्या पूछ सकता है आपको तो कितनी होती है, तो याद रखिएगा जो घन में आपको उस फलक की संख्या हो जाता है 6। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका संभावित में आ सकता है, तो ये आप जान गए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस घनाभ का। देखिए ये सिर्फ घनाभ का है, तो अब पहला ऑप्शन है घनाभ है, ठीक। देखिए घनाभ का ये जो वाला पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, जो सामने से आपको दिख रहा है ये वाला, और जो आपको राइट साइड में है ये वाला पोर्शन, देखिए दोनों का अलग अलग डायमेंशन है, इसलिए क्या हो सकता है एक जैसा तो नहीं है, तो आपका घनाभ देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब समझते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म का। देखिए ये जो है ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इस टाइप का जो शेप होता है वो त्रिभुजाकार प्रिज्म है। अब देखिए त्रिभुजाकार में ये त्रिभुज है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन आपका चतुर्भुज है, तो देखिए दोनों अलग अलग हो गया। तो ठीक ऑब्वियसली बात है कि ये त्रिभुजाकार जो प्रिज्म ये भी आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका फलक एक जैसा क्या बात कर रहा है। ओके, अब चलते हैं चतुष्फलक पे। देखिए ये जो आपका फिगर है ये आपका चतुष्फलक का फिगर है, ठीक। इस तरह का आकृति का देखिए होंगे, आपको पेपर वेट के यूज करते हैं, पेपर वेट के लिए आप टेबल पे देखे होंगे, जब पेपर वगैरह हवा, अगर पंखा चल रही हो हवा में तो पेपर उड़ने लगता है, तो उसको आपको सही से रखने के लिए इसके ऊपर एक तरह से इसको हम रख देते हैं, वो काम करता है पेपर वेट की तरह। तो इसका जो अगर हम फलक देखेंगे तो फलक देखिए सारा फलक होता है, तथा जो होता है वो बराबर होता है, ठीक ना, चतुष्फलक का। तो यही आपका राइट आंसर है। देखिए अब बात कर लेते हैं शंकु के बारे में। देखिए जो आइसक्रीम आप लोग कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं वो बिल्कुल शंकु का ही है, शेप का होता है, ठीक। तो इसमें देखिए ये एक फलक हो गया और एक ये फलक हो गया, तो दोनों फलक देखिए दोनों डिफरेंट होता है, इसलिए आपका शंकु भी ऑप्शन में नहीं होगा, ये आपका गलत है, ठीक ना। तो अब जितनी भी आकृति दी हुई उसके फलकों की संख्या एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो ये घन है, घन में फलकों की संख्या 6 होती है, घनाभ में भी ठीक उसी तरह से इसकी भी फलकों की संख्या आपका 6 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है चतुष्फलक, मतलब इसके
4 फलक हो गए, ठीक। और इसका फलक हम देखिए 5 होगा, 2 एक इधर से त्रिभुज है तो एक इसी तरह से यहाँ भी त्रिभुज होगा इधर, तो 2 हो गए। और ये इसका 3 साइड, तो 3 2 5, मीन्स इसमें फलकों की संख्या मेरा 5 हो गया। और शंकु में आपका 2 हो जाता है, एक जो यहाँ वाला पोर्शन और एक यहाँ वाला पोर्शन, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 2 हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ ये भी है कि जो आपको कल का भी एग्जाम में और आज के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। कह रहा है संख्या 9,19,90,099 को अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए इसको ये दिया हुआ मुझे शब्द में, अब उसको लिखना है हमको अंक में, ठीक। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ लाख और हजार, ठीक ना। तो सिंपल सा मानिए, हजार को हम ऐसे भी पहले बताए थे, हजार को आप मानिए 4 रन है और लाख को मानिए 6 रन है, मीन्स इसको 6 इसको 4 दिए हैं, ठीक। इसके अलावा अभी कुछ का मत देखिए। अब क्या करते हैं, 6 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 2 1, इस तरह से आपने लिख लेना है, ओके। अब देखिए क्या कर रहा है, अब बात कर रहा है हजार, हजार को पकड़िए तो हजार है चौथा पे लिखना है, हजार चौथा स्थान पे याद रखिएगा। लेकिन हजार सिर्फ हजार की बात करेंगे तो चौथा पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ बात कर रहा 90,000, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 9 को यहाँ लिखिए और 0 यहाँ हो जाएगा, तो हो गए 90। अब उसके बाद कर रहा है 99, तो 99 ये हो जाएगा 9 9 और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो अभी तक हम यहाँ से 90,000 से इधर तक का बातचीत हम लोग कर लिए, मतलब काम खत्म कर दिए। अब देखिए लाख में, लाख छठा पोजीशन है, तो लाख सिंगल अकेले है कि नहीं है ये चेक करना है। तो देखिए उसके साथ 19 लगाओ, मतलब अकेले नहीं है, वो दहाई में लाख है, तो दहाई में लाख है, तो ये तो लाख का पोजीशन है, तो एक इधर जाएंगे, तो एक यहाँ पे एक इधर लिख देंगे, 9 इधर लिखेंगे, तो 19 लाख हो जाएगा, बात खत्म इसका। तो अब लाख के बाद है करोड़, तो करोड़ का देख लेंगे क्या वो दहाई में है या सिंपल ऐसे करोड़ है। तो देखिए दहाई में नहीं है, सिंपल ही है, तो कितना है 9 करोड़, तो यहाँ पे इसके 9 यहाँ पे लिख देंगे, तो बन गया आपका संख्या। और इसको ऑप्शन से मिलान कर लीजिए, देखिए 9 1, तो 9 1, ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 9 1 हो के बाद 2 को 9 है, 2 को 9 है, 2 को 0 है, 2 को 9 है, इसी ठो में है सिर्फ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस ये टाइप का आपको ट्रिक जो है आपको पसंद आया होगा, जो कि कम समय में और एक्यूरेट बन जाएगा। अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक, तो इसलिए हम आपको इस टाइप से बताएं ताकि आपको माइंड में रहे अच्छे से। कहा निम्नलिखित में से त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक। तो त्रिभुज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, नीचे में कथन दिया हुआ है, उसमें से आपको सही के बारे में आपको बताना है, मतलब कौन सा सही है। देखिए कह रहा है यहाँ पे योग, कोणों का योग के बारे में बता रहा है, ये कोण के बारे में बात कर रहा है, यह भी कोण के बारे में बात कर रहा है। देखिए तो जब आप क्वेश्चन को सारा ऑप्शन को पढ़िएगा तो पता होगा कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, बस यही एक राइट ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन डी के साथ चले जाइएगा, ठीक। तो 360 डिग्री भी है, याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 नहीं होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हमें 360 डिग्री होता है, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा आ गई आपको। और अब हम जो पढ़ेंगे वो त्रिभुज के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, आगे के नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब दिया हुआ है त्रिभुज है, तो त्रिभुज को हम दो तरह के से बांटते हैं, ठीक ना। त्रिभुज को हम दो तरह से बांटते हैं, एक बांटते हैं हम लोग भुजा के आधार पर बांटते हैं, और दूसरा बांटते हैं हम कोण के आधार पर, उसको हम बांट देते हैं। जब हम भुजा की बात करेंगे तो भुजा के आधार वो समबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु होगा और विषमबाहु होगा। तो चलिए समझते हैं हम लोग समबाहु क्या होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जब उसके तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। जब इसी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब हम समझते हैं समद्विबाहु। देखिए नाम से ही पता चलता समद्वि, द्वि मतलब दो, तो जब दो भुजा बराबर आपका हुआ उसको कहेंगे हम समद्विबाहु। मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा दो ही भुजा बराबर होते हैं। ठीक, अब बात कर रहा है विषम बाहु। विषम का बाहु का मतलब हो गया कोई भी भुजा बराबर ना हो, मतलब सारा भुजा जो है उसकी अलग अलग लंबाई हो, उसको कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, तो ये हम भुजा के आधार पर हम जान गए, भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज हो गया, समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया और विषम बाहु हो गया। तो चलिए अब जानते हैं हम कोण के आधार पर। देखिए कोण के आधार पर
भी 3 त्रिभुज होते हैं। एक न्यूनकोण त्रिभुज हो गया, दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो चलिए आप जानते हैं न्यूनकोण किसे बोलते हैं, है ना। न्यूनकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण की बात कर रहे हैं हम, प्रत्येक कोण जब 90 डिग्री से मेरा छोटा होना चाहिए। याद रखिएगा 90 डिग्री से छोटा होता है। जो भी कोण आएगा वो 90 डिग्री से अगर छोटा हो गया तो हम समझ जाएंगे कि जो वो न्यूनकोण त्रिभुज है। इसकी बात तो हम समझ गए। समकोण में जो एक कोण होता है, कोई एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर अगर हो तो वो समझेंगे हम वो समकोण त्रिभुज है। तो अभी तक हमने न्यूनकोण के बारे में जाना, समकोण के बारे में जाना। अब बात कर लेते हैं अधिक कोण के बारे में। तो अधिक कोण का कोई एक कोण अगर 90 डिग्री से आपको बड़ा हो और वो 180 डिग्री से छोटा हो, तब हम उस जो त्रिभुज को हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जैसे इसमें देखिए ये कोण जो है आपका 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री देखिए इस तरह से बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना। ये इस तरह से 90 डिग्री बन जाएगा, तो 90 से बड़ा हो गया। और 180 डिग्री देखिए, अगर पूरी लाइन अगर खींच देंगे तो टोटल जो है इस पर 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। तो 180 डिग्री से ये छोटा हो गया और 90 से बड़ा हो गया, तो इसको बोलेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। तो उम्मीद है आपको एक तरह से शॉर्ट टाइम में आपको रिवीजन हो गया होगा। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिला है अभी जो वर्तमान में एग्जाम हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं, ठीक ना। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है ए बी सी करके। अब कह रहा है इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है गुणनखंड का, गुणज का बात कर। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। ठीक, अगर हम गुणज और गुणनखंड जान गए तो ये सवाल हम आराम से बना सकते हैं और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल आएगा तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं बात करते हैं गुणज का। देखिए सिंपली सा मतलब होता है गुणज का जो पहाड़ा, है ना। अगर पहाड़ा के बारे में आपको पता है तो इसका मतलब आपको गुणज भी पता है। जैसे कोई भी संख्या कह दिया आपको, जैसे 6 कह दिया, एग्जाम्पल में हम कहते हैं 6, कह रहा है 6 का गुणज क्या होगा। तो अगर 6 का गुणज के बारे में जैसे ही बोले तो आप सिंपली सा 6 का पहाड़ा आप लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे 6, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 6 चौक 24, ठीक। इस तरह से आप बढ़ते जाइएगा, ठीक ना। तो इसकी संख्या भी जो होती है वो देखिए सीमित नहीं होती, असीमित होती, इन्फिनाइट तक जाएगा ये। तो ये तो हो गया हमारा गुणज के बारे में। चलिए हम बात कर लेते हैं अब गुणनखंड के बारे में। देखिए गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सपोज डेट आपको कह दिया गया है जो 18 का गुणनखंड क्या होगा ये आपको बताना है। तो याद रखिए गुणनखंड वो संख्या है जब हम 18 में भागा देंगे उस संख्या से तो पूरा पूरा कट जाए। जैसे समझिएगा अब 1 है, 1 से अगर हम भाग दिए 18 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 को हम कह देंगे 18 का गुणनखंड, ठीक। अब मान लीजिए हम 2 है, तो 2 से हम भाग देंगे 18 को तो पूरा पूरा कटेगा, हाँ कट जाएगा, लेकिन 9 टाइम में कट जाएगा, 9 मरतबे में कट जाएगा। तो हम 2 को बोल देंगे जो 18 का वो गुणनखंड है, ठीक। ठीक उसी तरह से चलते हैं 3 का। देखिए 3 भी कटेगा, क्यों, विभाजता का नियम भी बताए थे कि जो आपका संख्या का योग, देखिए यहाँ पे 8 है 1 9 है, तो 8 1 9, 9 3 से कटता है तो पूरी भी कट जाएगा। देखिए 3, तो विभाजता का फिर यहाँ रिवीजन हो गया आपका। 4 से नहीं कटेगा, विभाजता में भी जाइए तो नहीं होगा, 4 से 5 भी नहीं होगा और 6 हो जाएगा। 6 से क्यों होगा, देखिए 2 और 3 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगा, ठीक। अब देखिए 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, यहाँ 9 से कट जाएगा, ठीक। और उसके बाद सीधा 18 से कट जाएगा। तो ये जो भी संख्या है 1 2 3 6 9 और 8 18 जो है ये 18 का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि जब हम इन संख्या से भाग देंगे 18 को तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए उसको गुणनखंड बोले। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जब गुणज की बात को करेगा वो तो हम पहाड़ा सीधा उसका जो भी संख्या उसका पहाड़ा हम देख लेंगे, और गुणनखंड की बात करेंगे तो संख्या से उसको भाग देते जाएंगे और पता करते जाएंगे जिससे वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे उस संख्या का गुणनखंड बोल देंगे, ठीक। तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं। अब कह रहा है जो 91 का एक गुणनखंड है, तो कोई नहीं, गुणनखंड है मतलब हमको क्या क्या खंड करना है। खंड मतलब हो गया भागा, तो 91 को आप भागा दीजिए किससे भाई, तो कह रहा 7 है कि नहीं, तो जिससे कहा उसे भागा दे ही दीजिए। 7
तो एक टाइम में आपका ये हो गया 7, बच गया 2, हो गया 21, 7 या 21, तो 13 टाइम में पूरा पूरा कट जा रहा है। तो मीन्स अब जो होगा, जो 7 जो होगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अब चलते हैं 17, जो 117 का गुणज है कि नहीं है। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि गुणज का मतलब हो गया पहाड़ा। तो चलिए 117 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं। जब 117 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 117 एकम 117, अब जो भी संख्या होगा वो 117 गुना 2 होगा, मतलब ज़्यादा ही होगा। लेकिन बात कर रहा 13 है कि नहीं है, तो अब इसके पहाड़ा में 13 कहीं आएगा? कभी नहीं आएगा, मरते दम तक नहीं आएगा। तो मीन्स ये जो 13 जो है इसका गुणज 117 का गुणज नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो 7 का एक गुणज है। तो 7 का गुणज, जैसे ही 7 का गुणज बोला तो बिल्कुल कान खड़ा कर लीजिए, जो हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28। तो अब यहाँ पे देखिए जो 21 के बारे में बात कर रहा है, तो 21 इसमें आ रहा है, मतलब बात सही कह रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ गए कि ए और सी, तो ऑप्शन ए और सी है, तो देखिए बी में है, ठीक है। तो ए सी आपका सही है। देखिए अगला सवाल कह रहा है आपको अक्षर के उस समूह को चुनिए जिसमें कोई भी रेखीय सममिति नहीं है। देखिए आपको समूह को ढूंढना है जिसमें कोई भी रेखीय सममिति नहीं है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम पहले भी सेट में करवा चुके हैं, तो आपको बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए मेरे साथ बनाइए। अब देखिए यहाँ पे एक्स, वाई और जेड है। देखिए एक्स में है, हॉरिजेंटली है, एक वर्टिकली भी है। तो इस वजह से देखिए एक ऑप्शन तो ये भी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि कह रहा समूह में कोई ना हो, समूह में कोई भी नहीं के बारे में बात कर रहा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं पी क्यू आर। देखिए पी नहीं है कोई, ना तो हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, क्यू भी नहीं है, आर भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन आगे का भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे दिया हुआ सी में ए है, बी है, सी है। तो देखिए यहाँ पे सी का हो जाएगा एक हॉरिजेंटली, यहाँ पे देखिए ओ का हो जाएगा हॉरिजेंटली वर्टिकली। तो इस वजह से ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।